परिचय। नमस्कार, मैं रवि पाठक परिचय में आपका स्वागत करता हूं और आज परिचय कराने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्य बहुमत पार्टी के अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जी। हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको बता दें कि जब राजनीतिक व्यवस्था जो है भारत की, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो दीमक है वो लग गया और कहीं ना कहीं जो है भारत पिछड़ता चला गया। चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से, दोनों ही तरफ से भारत को लगातार नुकसान होता चला जा रहा है। ऐसे में सत्यदेव चौधरी ने ठाना है कि हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है, हमें व्यवस्था को सुधारना है, सिस्टम के अंदर आना है और सिस्टम को साफ करना है। किस तरीके से साफ करेंगे वो हम इन्हीं से पता करेंगे, क्योंकि इन्होंने सत्य बहुमत पार्टी बनाई है और हो सकता है कि इस पार्टी के जरिए आगे चुनाव भी लड़ेंगे और जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को किस तरीके से ठीक करेंगे खुद इनसे जानते हैं। सत्यदेव जी, क्या लगता है आपको कि कहां कमी है? सिस्टम में कमी है, जो लोग सिस्टम को चला रहे हैं उनमें कमी है, या एक जो ढर्रा है जो कि हमें विरासत में मिला है जी, वहां से कुछ ना कुछ कमी है? क्या आखिर कमी कहां है? जी जी नहीं, मैं देखिए व्यक्तिगत रूप से किसी को भी इसका दोषी नहीं मानता जी। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के ऊपर आरोप, किसी की आलोचना, किसी का विरोध करने का मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है जी। मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी के आरंभ से ही हमने इतनी कुर्बानी देके, इतने वीरों की शहादत देके हमने एक अंग्रेजों से पीछा छुड़वाया। लेकिन उसके बाद में जो हमने एक व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था एक आरंभ करी, उसमें क्या किया हमने कि भाई हम एक प्रजातंत्र को हमने स्वीकार किया और प्रजातंत्र के साथ साथ हमने ये सोचा निष्पक्ष चुनाव करवा के एक बहुमत के आधार के ऊपर हम सरकार बनाएंगे जी। और जिससे हम देश की व्यवस्था चला के एक न्यायप्रिय और लोकप्रिय व्यवस्था का निर्माण करेंगे, गरीबों की गरीबी मिटे जी। और जिस चीज की भी हमारे यहाँ कमी है वो विकास का एक मार्ग खुले जी। अब विडंबना ये रही हमारे साथ में कि हम ना तो उस प्रजातंत्र को समझ पाए कि भी हमारी प्रजातंत्र क्या है जी, और ना ही हम ये समझ पाए कि भी बहुमत क्या है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी हम लोग एक झूठे प्रजातंत्र और एक भ्रष्ट बहुमत के चक्कर में फंस गए। कैसे नहीं समझ पाए? वो इसलिए नहीं समझ पाए कि जो पिछले 70 साल की जो हम राजनीति देख रहे हैं जी, उसका परिणाम क्या हुआ पिछले 70 साल के परिणाम के अंदर, राजनीति के अंदर तो हमने सिवाय भ्रष्टाचार का रूप और बड़ा और बड़ा और बड़ा देखा। वही बात है, कारण क्या है? उसका कारण यही हुआ ना कि भी हम लोगों ने जो एक बहुमत की परिभाषा हम लोग ठीक नहीं समझ पाए। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि हमने सरकार बनाने से पहले जो लोकसभा के चुनाव करवाए हमने 543 सदस्यों के, ठीक है, वो चुनाव तो हुए वोटों के बहुमत से। वोटों के बहुमत से जो निर्णय होते हैं प्रजातंत्र के अंदर, मुझे वो स्वीकार है, मुझे वो प्रिय है, मैं उनसे 100% से भी अधिक सहमत हूँ। ठीक है। लेकिन जैसे ही अब आप 543 सदस्यों का चुनाव करवा लेते हैं जी, तब सरकार बनाने का नंबर आया। तो सरकार अब आप जब ये आज के व्यवस्था में जब बनेगी, जब आप ये कहें हो कि कम से कम आपके 543 में से 272 सदस्यों का समर्थन मिले आपको, जिसे एक बहुमत का आंकड़ा कहा जिसको बहुमत का आंकड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि भी 272 के बदले में मान लो आपके पास में 300 मेंबरों का समर्थन है, लेकिन कुल वोट आपके पास 45 लाख हैं। अच्छा। कि 300 मेंबर आपके 45 लाख वोट लेके जीते जी, और दूसरे पार्टी वालों के पास में सिर्फ 243 मेंबर हैं जी, उनके 243 सदस्य 55 लाख वोट लेके जीते। अब आप ही मुझे समझा दो कि बहुमत किसका होना चाहिए? तो कुल मिलाकर के आपका कहना है कि जो बहुमत है वो बहुमत किस आधार पे तय किया जाता है, इसको लेकर के आपका कहना है कि आधार गलत है। बिल्कुल। हमें सीटों का बहुमत नहीं देखना चाहिए। हाँ। जो प्रजातंत्र में जो आबादी है भारत की इस वक्त 125 करोड़ की आबादी है जी, वो आबादी जो अपना मत देती है, जो मतों का दान करती है जी, जी, वो वोट परसेंटेज किस पार्टी को कितना ज्यादा मिल रहा है, इसके आधार पर की भी बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि जैसे मेंबर जितने ज्यादा वोट, मेंबर जीतने का आधार क्या है? वहां कोई परसेंटेज नहीं है। जितने ज्यादा लोगों ने वोट किया, जितने ज्यादा लोगों ने वोट देने के साथ साथ मेंबर को जीतने का आधार सिर्फ और सिर्फ ये है कि औरों से उसके वोट ज्यादा होने चाहिए। हाँ, उसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ने चाहिए, उसके पक्ष में वोट ज्यादा होने चाहिए जी। तो आप उसी आधार के ऊपर मैं ये बोलता हूँ
कि जिस पार्टी को या जिस नेता को या जिस इलेक्शन सिंबल को पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दे दिए, आप उसको स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने का अधिकार दीजिए। जी, फिर आप 272 मेंबरों की गिनती क्यों गिनते हो? कुल मिलाकर के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बटी हुई है जी, अलग अलग, क्योंकि देखिए जो वोट का सबसे ज्यादा वोट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पे है कि इस विधानसभा या इस लोकसभा क्षेत्र में इतने ज्यादा वोट इनको मिले हैं। आप कहना चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है, पूरे देश के अंदर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाए वो सरकार बनाए। उससे क्या होगा कि 272 मेंबरों का जोड़ बिठाने के लिए आपको गठबंधन, समझौते और ये साठगांठ की राजनीति नहीं करनी पड़ेगी। जी, और यही कारण है कि जो हमारी व्यवस्था आज के दिन भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाई, सिर्फ सदस्यों के बहुमत का ही अकेला एकमात्र ऐसा कारण है जी, जो बिना समझौतों के, बिना भ्रष्ट राजनीति के, बिना गठबंधन के, बिना भ्रष्टाचार का लेन देन करे। ये संभव है ही नहीं किसी तरीके से भी। अगर आपके पास मेंबर कम है, मान लीजिए 272 से, ठीक है, तो आप उनको पूरा कैसे करोगे? वो तो हम देख रहे हैं ना, आज के दिन सब लोग आप जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे केंद्र की भी और किस तरह से हमारे राज्यों की भी सरकार, गठबंधन तो हो गई, जाहिर सी बात है। 272 मेंबर यदि आप जोड़ेंगे राजनीति तो गठबंधन के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं जी कि नहीं, मान लो एक ही पार्टी के 272 के बदले में 300 सदस्य जीत गए, ठीक है, तो फिर तो उसका गठबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। वो इसका कारण सिर्फ यही है कि हमारा वोटों का कोई महत्व नहीं है। वोट किसके ज्यादा है, किसके कम है, वोट तो हम भूल ही जाते हैं। जी, मतदाता की इस राजनीति के अंदर, इस बहुमत के अंदर किसी प्रकार की भी ना चुनाव से पहले और ना ही चुनाव के बाद में कोई महत्व नहीं है। आप वोट दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है। कब से ये ख्याल है, आप कब से लगभग इसके लिए काम कर रहे हैं? कब से आपके दिमाग में ये बात है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए जी, कुछ कमी है इसमें, इसे बदलना है? कब से ये पूरा जो प्रोसेस है, कब से चला रहे हैं आप ये? देखिए, मैं तो एक राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मेरा राजनीति से कोई अभी तक कोई ऐसा सरोकार नहीं है जी, ना मैंने कोई चुनाव लड़े, ना मैंने लड़वाए, ना मैं किसी पार्टी को समर्थन देता हूँ, ना मैंने किसी पार्टी का कोई विरोध किया। लेकिन समाज हित में आपको काम करना, समाज हित के अंदर मैं तो एक समझ लो इंडस्ट्री चलाता हूँ छोटी सी, अच्छा, जिसके अंदर मैं अपना जो भी मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट का काम है वो मैं करता हूँ जी, और लेकिन उस इंडस्ट्री को चलाते चलाते या जो मेरा अभी तक जीवन काल बीता, उसकी व्यवस्था में मैं देखते देखते मुझे ऐसा ही लगा कि भाई सब कुछ हमारे देश में, सब कुछ होते हुए भी आज हर चीज से हम उसकी कमी से जूझ रहे हैं। कहीं चले जाओ आप, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है जी, कहीं किसी थाने में चले जाओ, वहाँ अपराधियों की भीड़ लगी हुई है। अस्पताल में चले जाओ, वहाँ रोगियों की भीड़ लगी हुई है। कोर्टों में चले जाओ, वहाँ पर मुकदमों की भीड़ लगी हुई है। सड़कों पे चले जाओ, सिवाय गाड़ियों की भीड़ के देखने के, और कोई कहीं पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ये तो एक आम समस्या है जो कि लगभग लगातार बनी ही रहेगी। जी, और लगता नहीं कि बहुत आसानी से खत्म होने वाली है, क्योंकि जनसंख्या देश की बहुत ज़्यादा है। एक सवाल कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ से पार्टी बनाने का ख्याल कैसे आया? कैसे आपने सोचा कि पार्टी बना करके किस तरीके से? वो इसीलिए आया ना कि मेरी इतनी आयु निकल जाने के बावजूद हम अपने इसको जीवन काल के अंदर हम इस व्यवस्था को ठीक से नहीं देख पाए जी, हमारे को एक ऐसा नहीं मिला कि भाई एक न्यायप्रिय या लोकप्रिय व्यवस्था है। जैसे आप टैक्सों को ही ले लें जी, दुनिया भर के टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रखे हैं। टैक्स को कम करने से यदि सरकार की टैक्स की आय ज्यादा होती है, फिर टैक्स के रेट कम क्यों नहीं करे जाते? नहीं तो अब तो जो है सिंगल टैक्स की बात हो रही है, जीएसटी की बात हो रही है। देखिए, वो जब होगा और जीएसटी आने के बाद भी उसका क्या परिणाम निकलेगा वो तो एक अलग बात है जी। जीएसटी से शायद इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, वो तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैं इनकम टैक्स की बात करूं, अगर इनकम टैक्स का रेट कम करने से जी, सरकार को टैक्स की आय ज्यादा हो सकती है। आज की हमारी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है जी, उसका ये बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है। ये आप जिस मर्जी से बात कर लो जी, कि टैक्स के रेट ज्यादा होने से टैक्स की चोरी होती है जी। और टैक्स देने वाले के ऊपर आप विश्वास नहीं करते, टैक्स देने वाले को कोई सम्मान नहीं देते। तो टैक्स के रेट कम करने से यदि टैक्स की आय ज्यादा हो सकती है
फिर सरकार टैक्स के रेट कम क्यों नहीं करती? क्या मजबूरी है? सरकार को तो अच्छी योजनाएं चलाने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए। या मान लीजिए ये जितने दुनिया भर के सड़कों के ऊपर आप चारों तरफ टोल 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 लगा रखे हैं जी, तो टोल जाते समय भी, टोल आते समय भी पैसा भी दो, लाइन में भी खड़े रहो, समय भी बर्बाद हुआ। और उसके साथ साथ जो डीजल और पेट्रोल जिसको जो हमारे पास है ही नहीं, वो तो हमें आयात करना पड़ता है। हाँ। वो सरकार अरेंज कर उसको इंतजाम कर रही है, वो बर्बाद हो रहा है। तो जितना पैसा आया नहीं उससे ज्यादा पैसा तो हमने खर्च कर दिया, फिर उसको टोल को लगाने का फायदा क्या हुआ? तो इससे तो अच्छा ही है कि उसको हटा ही दिया जाए टोल को, टाइम तो बचेगा कम से कम। जितना डीजल पेट्रोल का जो खर्चा हो रहा है वो तो बचेगा। तो ये सारी समस्याएं जो हैं ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये देश को पीछे धकेल रही है? बिल्कुल, यही कारण है कि हमारी एक राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है जी। हमारी राजनीति के अंदर सिवाय भ्रष्टाचार का एक भ्रष्टाचार के ऊपर आप भ्रष्टाचार करो और राजनीति करो। ये ठीक होगी कैसे? क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा बन गया है, सबको पता है। देखिए 2 मुद्दे इस वक्त देश में जो है वो चरम पर हैं, उसी की बात होती है, हर जगह वही ट्रेंड करते हैं। एक तो ये कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, कैसे होगा? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है किसी के पास। और भारत विकसित हो, विकासशील हम हैं पिछले 50 सालों से, विकसित हो। लेकिन विकास क्या चीज है? विकास की जो एक्चुअल, जो वास्तव में परिभाषा है, मुझे नहीं लगता कि उसका कहीं पे भी विवरण है। जी। आपके नजरिए से विकास की परिभाषा क्या है एक आम इंसान के लिए? देखिए, जो बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं हैं किसी व्यक्ति के लिए भी, वो आपको मिलनी चाहिए, वो सुविधा कम से कम। मैं उसको विकास मानता हूँ। मैं इसको विकास नहीं मानता कि भाई आपने दुनिया भर की शीशे की बिल्डिंगें बना दी, एयरपोर्ट बना दिए, बुलेट ट्रेन बना दी, या और दुनिया भर की बातें खड़ी कर दी, जुमले बना बना के, और आपने पता नहीं कैसे कैसे नारे गढ़ दिए। उससे तो विकास नहीं हुआ ना। वो तो एक भ्रमित बातें हैं ये सारी। भ्रमित करके आपने लोगों से वोट ले लिए और वोट लेके सरकार बना ली, हुआ फिर भी कुछ नहीं। विकास का मतलब यही हुआ कि भाई जो आपको एक मूलभूत सुविधा चाहिए, चाहे शिक्षा की, चाहे स्वास्थ्य की, वो तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सुरक्षा की, वो जब नहीं है तो हम कैसे मान लें कि भाई हम विकास की तरफ जा रहे हैं? हमारे देश के अंदर विकास हो रहा है, जहाँ पर इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, इतने सारे लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता, कुपोषण के शिकार हैं जी। तो क्या विकास क्या हुआ? ये हम विकास को, मेरे समझ में नहीं आता कि भाई हम विकास बोल ही कैसे रहे हैं जी कि हम विकास कर रहे हैं। तो सत्यदेव चौधरी और इनकी जो पार्टी है सत्य बहुमत पार्टी, आधार ये रखा है कि हमें विकास की जो वास्तव में परिभाषा है उसे तय करनी है। और विकास की परिभाषा जब तक एक आम इंसान को उसकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल जाती, उसकी सुविधाएं उसको नहीं दे दी जाती है, चाहे सरकार की तरफ से या जिस भी जरिए उसको मिले वो सुविधाएं, अगर वो सारी चीजें उसके सामने उपस्थित हैं, वो उनका लाभ उठा पा रहा है, तब तो विकास हो रहा है। लेकिन अगर एक आम इंसान सुखी नहीं है, उसकी आम जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है कि विकास नहीं हो रहा है। ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि विकास होगा कैसे। और जिस पार्टी की ये बात कर रहे हैं या फिर ये जो सोच करके आए हैं, राजनीति में कदम रखने वाले हैं, वो क्या करेंगे, किस ब्लूप्रिंट के तहत काम करेंगे, और कैसे जो अब तक राजनीति में या भारत के जो सिस्टम है, जिस तरीके से भी काम कर रहा है भारत का स्ट्रक्चर, चाहे वो जुडिशियल स्ट्रक्चर हो या फिर हम नगर पालिका की बात करें, वो किस तरीके से आगे काम करेगा इनके जरिए, या ये किस तरीके से काम करेंगे, इसमें आने के बाद चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। परिचय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। परिचय में सत्यदेव चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे आपकी जो पार्टी है वो आने वाले समय में काम करेगी? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि मैं इस भ्रष्ट व्यवस्था का कारण सिर्फ ये मानता हूं कि हम सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाते हैं। नहीं तो 70 साल का समय, आज़ादी से लेकर आज तक, कोई छोटा मोटा समय नहीं होता। हमारे सामने कितने ही छोटे बड़े देशों ने विकास की चरम सीमाओं को पार किया है, सफलतापूर्वक उनको पार किया है, और उनको एक अच्छी व्यवस्था भी मिली है। हम क्यों नहीं कर पाए? हमारे देश के लोग, मैं ये समझता हूँ कि और देशों के लोगों से अधिक बुद्धिमान, अधिक काम करने वाले, अधिक
सहनशील लोग हैं, भगवान से डर के बात करते हैं सब लोग, किसी का आपस में कोई झगड़ा नहीं है, सब प्यार प्रेम सहयोग और मिल के रहना चाहते हैं जी। फिर भी हम औरों से पीछे क्यों रह गए? उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही रहा कि हमने जो एक भ्रष्ट राजनीति पकड़ रखी है उसे आपको बदलना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए कैसे करेंगे? आगे हमने देखिए जो एक पार्टी बनाने की योजना बनाई, पार्टी हम बना चुके हैं, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि इसी आधार के ऊपर कि जो हमारा सदस्यों का बहुमत है, हम इसके आधार के ऊपर सरकार नहीं बनाना चाहते। लेकिन पहली मर्तबा अगर आप सरकार में आते हैं जी, तो आपको तो इसी आधार पे चल के आना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम तो सहमत हैं इस बात से, इसी आधार के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। जो हमारी आज की व्यवस्था है, जो आज की व्यवस्था है, आपको इसी से चुनाव लड़के आना होगा। बिल्कुल, उससे सहमत होते हुए उसी के अंदर हमने राजनीतिक पार्टी का गठन किया जी। और उसी आधार के ऊपर जो भी आज के हमारे कानून कायदे हैं, जो नियम हैं, उनके ऊपर हम उस आधार के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश के जो मतदाता हैं उनकी आवश्यकता नहीं है कि भाई साहब एक केवल पार्टी को बदल दीजिए जी। उनकी जरूरत यह है कि भी हमारे को एक भ्रष्ट व्यवस्था हमारी भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो। और इसी छटपटाट के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि हमारे मतदाता इतने बुद्धिमान हैं कि वो परिवर्तन कर देते हैं जी। परिवर्तन करने में वो सफल हो जाते हैं। कभी इस पार्टी से उस पार्टी की सरकार बना दी, परिवर्तन किया ना, वो मतदाता नहीं किया। ठीक है। तो और वो परिवर्तन के साथ साथ लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा ये बहुमत का फार्मूला क्या है। इस बहुमत के फार्मूले को हम समझा के हम उनको ये समझना चाहते हैं कि भाई इस बहुमत को बदलने से जब आप वोटों के बहुमत से सरकार बनाओगे तो आपकी ये व्यवस्था सारी भ्रष्ट व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकती है। लेकिन जिस सिस्टम को बदलने की आप बात कर रहे हैं, चुनाव व्यवस्था जी, पूरी व्यवस्था को बदलना है यहाँ पर। एक चुनी हुई सरकार जिस आधार से चुनी जाती है उस आधार को आप बदलने की बात कर रहे हैं जी। इतना आसान नहीं होगा, कैसे कर पाएंगे? वो तो देखिए आसान तो अब जब एक विचार आपको दे रहे हैं जो आज की व्यवस्था है, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थोपी हुई व्यवस्था है जी। इसके ऊपर तो किसी ने भी कोई चर्चा नहीं करी, कोई ऐसा इसका कोई बिल नहीं बना, कोई इसका किसी प्रकार से भी मुझे तो लगता नहीं है कि भाई कोई रेफरेंडम हुआ होगा। और अब तो हम इस व्यवस्था में रहते हुए हम पूरे देश के अंदर इसी आधार के ऊपर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या अपनी बात आगे रखी है जो आप कह रहे हैं कि व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं तो अपनी बात जहाँ जितनी भी मेरी चर्चाएं हुई, जितने भी बुद्धिमान लोगों से मैं मिल पाया, जहाँ भी मैंने जिन लोगों से बात करी, हर व्यक्ति मेरी बात से सहमत हुआ। अच्छा। कि हाँ जी ये बहुमत की बात आप जो कह रहे हैं वो ठीक है और इसको ऐसा बहुमत बदलने से ही हमारी ये व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकती है। एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि भाई जिसके मेंबर ज्यादा है वो सरकार बना रहा है लेकिन उसके वोट कम है, और जो दूसरा आदमी है, दूसरा नेता है, उसके बाद मेंबर कम है जो सरकार नहीं बना पा रहा है लेकिन उसके पास कुल वोट ज्यादा है, तो बहुमत किसका मानना चाहिए? ये तो बहुत ही एक साधारण सी बात है। हाँ जी ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर विधानसभा या जो भी लोकसभा क्षेत्र उस क्षेत्र के ऊपर डिवाइड, इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट ज्यादा है वहाँ ज्यादा लोग सबके लिए ही है ना। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी तो पूरे देश के लिए है, कोई अकेले के लिए तो है नहीं, कोई एक पार्टी के लिए तो है नहीं। हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी है या वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी है। पूरे देश के अंदर जिस पार्टी को हम गठबंधन समझौते और ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है इसके सख्त विरोध करते हैं। कुल मिलाकर के जो गठबंधन किया जाता है दो पार्टियों का, तीन पार्टियों का आपस में होता है जी, जोड़ तोड़ की जो राजनीति होती है, जो एमएलए खरीद फरोख्त जो होता है, कितनी पार्टियां मिलकर बिल्कुल सही बात बनाती हैं। बहुत सी पार्टियां मिलकर, अभी भी एनडीए की सरकार है, इससे पहले यूपीए की रही है, तो एक कंबाइंड गवर्नमेंट है, इसके आप खिलाफ हैं जी। आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? पार्टी का गठन आपने कहाँ पे किया? देखिए हमने दिल्ली में ही हमारा बेस है जी। छोटा मोटा जो भी हमारी, दिल्ली देश का दिल भी है हाँ जी, और दिल्ली के अंदर ही हम लोग जो भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी हमारा है वो दिल्ली में ही है जी। तो हम ये सोचते हैं कि आने वाले 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पे हम अच्छे इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों का चयन करके उनको चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत ये होगा कि हम वोटों के बहुमत से सरकार बनाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन 2019 में तो ऐसा नहीं हो पाएगा।
नहीं 2019 में चाहे ना हो, लेकिन एक शुरुआत तो होगी ना, शुरुआत होगी, एक शुरुआत हो जाएगी। और जब 2019 सदन में आपके सांसद पहुंचेंगे तो वहां पर उम्मीद है कि पहुंचेंगे तो साहब ये तो एक ऐसा हड़कंप मच जाएगा कि भैया हुआ क्या ये। इस बहुमत की चर्चा आप मेरे को बता दीजिए, आपने किसी भी टीवी के चैनल के ऊपर किसी भी चर्चा में किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी भी नेताजी से कोई ऐसी चर्चा सुनते हैं क्या? जी, जब सुनते ही नहीं है तो फिर ये ठीक कैसे होगा? आप खाली भ्रमित बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्त। ऐसे तो शुरू से लेकर आज तक सभी लोग कह रहे हैं। ये तो कोई किसी सरकार ने भी नहीं कहा कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, आप हमारे को चुनो, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार रुकता क्यों नहीं है? आपकी पार्टी मान लीजिए 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जो दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें हैं जी, 7 में से मान लीजिए 1 सीट भी या 7 सीट भी, जितनी भी सीटें आप जीतते हैं, आपके सांसद सदन में पहुंच जाते हैं जी, तो आपकी एक ये वाली मांग जिसकी आप बात कर रहे हैं, बहुमत की सरकार, हाँ, है ना, वोटों के आधार पे बहुमत हो, इसके अलावा और क्या क्या आपका ब्लूप्रिंट होगा? क्या क्या आपने सोच रखा है कि मैं क्या क्या बदलाव करना है? नहीं, अगर जब ये पहला जो बदलाव है, जब ये बदलाव होगा तो हमने पूरा एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करी कि भी हम इस तरीके से चुनाव करवाएंगे वोटों के बहुमत से जी, ये हमारी योजनाएं होंगी। इन बातों को हम शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, या जो भी हमारी संस्कृति सभ्यता के ऊपर हम जोर दे के बात करेंगे। तो वो सारे चीजें तो देखिए बात की हैं, वो तो आप जैसे हमारे जैसे लोग मिलके, मैं अकेला ही थोड़ी हूँ, मैं इसका जिम्मेवार मैं अकेला तो हूँ नहीं जी। हमने तो एक विचार दिया बहुमत के ऊपर, बहुमत के ऊपर विचार देके यदि बहुमत की बात आप उसको स्वीकार करके उसको आप सहमति देते हैं जी, और अगर थोड़ा सा भी उसकी चर्चा बन के 7 सीटों पे मान लो, मुझे तो पूरा विश्वास है कि यहाँ के मतदाता, दिल्ली के मतदाता उस परिवर्तन के लिए बिल्कुल तत्पर बैठे हुए हैं। जी। हमने एक अच्छी भूमिका का निर्माण हम पहले से ही कर चुके हैं। अच्छा। 6 साल 7 सालों से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अगर ये बात हो गई तो पूरे देश में एक हड़कंप सा मचेगा इस भ्रष्ट राजनीति के अंदर। जी, लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि भ्रष्ट राजनीति का कारण क्या है। अभी तक तो हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं ना कि भ्रष्ट राजनीति का कारण क्या है। जी, हम हमेशा दोष किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर मर देते हैं जी, और व्यक्ति कारण है नहीं। तो व्यक्ति को बदल दिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा, सरकार बदल दी फिर भी ठीक नहीं हो रहा, जी, किसी राजनीतिक पार्टी को बदल दिया फिर भी ठीक नहीं होता। जी, तो जब ये हम व्यवस्था बदलेंगे उससे क्या होगा कि ये जो जितनी भी ये हर 2 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई एक नई राजनीतिक पार्टी बन जाती है, ये भी बनने अपने आप ही बंद हो जाएंगी। जो लोग वोट नहीं देते हैं, जो लोग वोट नहीं देते हैं वो लोग भी वोट देने के इच्छुक होंगे। जी, तो एक अच्छी व्यवस्था का एक शुरुआत होगी, अच्छी बात का एक कंपटीशन होगा। आपकी सरकार बनने के बाद में यदि मुझे सरकार बनानी है जी, तो मैं आपसे अच्छे, लोकप्रिय और न्यायप्रिय जब तक योजना नहीं दूंगा मतदाताओं को तो लोग मेरे को अगर मेरे को वोट नहीं देंगे। जी। तो कुल मिलाकर बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलना क्या है, हाँ, ये ज्यादा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या बदलना है। बदलाव तो हम देखिए, सरकार बदलनी है, लोग बदलने हैं, सिस्टम ये तो बदलना है। कितनी बारी हम बदल चुके। जी। पिछले 70 सालों में हर बार हम परिवर्तन तो करने में सफल हो जाते हैं, जी, लेकिन उसके बाद में भ्रष्टाचार का रूप एक ऐसा हावी हो जाता है जी, कि वो उस परिवर्तन को भी खा जाता है। और परिवर्तन होने के बावजूद भी हम व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाते। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है सदस्यों के बहुमत से, गठबंधन से सरकार बनाना। जी, और उसका विकल्प मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि वोटों के बहुमत से जब हम सरकार बनाएंगे, आप सदस्यों की गिनती गिनना बंद कर दीजिए, जी, तो ये व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगी राजनीति की, और हम बहुत जल्दी एक विकास के मार्ग पर हो पाएंगे और हम गरीबों को गरीबी मिटाने के साथ साथ एक अच्छी, न्यायप्रिय और लोकप्रिय व्यवस्था का दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर सत्यदेव चौधरी जी का यहां पर कहना है कि बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलना क्या है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। गिनती कीजिए आप, अधिकार है गिनती का, लेकिन मेंबर्स को मत गिनिए कि किसके कितने मेंबर्स हैं। गिनिए तो किसको कितना वोट मिला है, जनता ने किसको कितना ज्यादा चाहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग किसके पक्ष में कितना ज्यादा किया गया है। उसके आधार पर जिस दिन राजनीति चल पड़ेगी उस दिन देश भी जो है विकास के पथ पर आगे चला जाएगा। फिलहाल परिचय में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद। परिचय।